Good morning, students. Today we will discuss the lecture number 2 of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. Class 11 topic is this. The first topic is lattice enthalpy. The lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the amount of energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into its gaseous constituent ions. ये क्या होती है एंथैल्पी? ये वो एंथैल्पी होती है जो किसी आयनिक सॉलिड को आपने सेपरेट उसके जो आयंस हैं उसको कम्प्लीटली सेपरेट करने में यानी कि गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बनाने में जितनी एनर्जी देनी है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा हूँ लैटिस एंथैल्पी NaCl की है 788 किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 788 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl इनटू 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। यानी कि आपको यदि मैं बोल रहा हूँ लैटिस एंथैल्पी NaCl की 788 किलो जूल है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 मोल ऑफ NaCl को कंप्लीट सेपरेट करने में सोडियम 1 मोल ऑफ सोडियम आयन बनाने में और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन यानी कि इसको अलग अलग करने में 788 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। अदरवाइज वो पास पास होंगे तो वो दोबारा से रिकम्बाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड लेंथ। इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके न्यूक्लियस के बीच की इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। इक्विलिब्रियम मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन। तो उस जो बॉन्ड एटम्स की लेंथ है सेंटर से सेंटर की यानी कि न्यूक्लियस की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसमें दो आपके एटम्स हो गए ए और बी। तो इन एटम्स में जो बॉन्ड लेंथ होगी यहाँ पर कंप्लीट जी दैट विल बी आर ए प्लस आर बी, वो आपका आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हेडिंग इज बॉन्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे बॉन्ड लेंथ को? नंबर 1 है आपका साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। इसमें क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। जो भी बॉन्डेड एटम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो आयोडीन का साइज़ ब्रोमीन से ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का क्लोरीन से, क्लोरीन का फ्लोरीन से। इसलिए यदि आप बॉन्ड लेंथ की बात करते हो, सपोज करो मैंने 4 कंपाउंड्स लिख दिए आपके सामने HF, HCl, HBr और HI। तो HF वाले की बॉन्ड लेंथ कम होगी, उसके बाद HCl की होगी, फिर HBr की और HI की, क्योंकि HI में आयोडीन का साइज़ सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। साइज़ बड़ा होगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी फ्रॉम न्यूक्लियस टू अदर न्यूक्लियस। The next second point is multiplicity of the bond. Bond length is inversely proportional to the multiplicity of the bond. Multiplicity means number of covalent bond. जैसे सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उससे मतलब है ऑर्डर। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है आपके सामने, बॉन्ड लेंथ C ट्रिपल बॉन्ड C लेस देन होता है C डबल बॉन्ड C लेस देन होगा C सिंगल बॉन्ड C। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम सबसे ज़्यादा होती है। उसकी मल्टीप्लिसिटी जैसे डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज द एस कैरेक्टर। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एस कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल इन द बॉन्ड। जैसे आप आगे का एक टॉपिक आपका पढ़ोगे आप हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें कई तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp sp2 sp3। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल वैसे मीनिंग होता है मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब जैसे दो ऑर्बिटल्स को मिक्स किया, एक s और एक p, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो उसमें 50% s कैरेक्टर होता है, 50% p कैरेक्टर, यानी कि s का एक ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, p का भी एक है, तो हाफ हो गया s का पोर्शन, इसलिए उसकी परसेंटेज हो गई 50%। इसी तरह से यदि हम बात करें जो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp2 वाले में क्या होता है, sp2 वाले में एक s हो गया, दो p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो गई, तो s का पोर्शन हो गया 1/3, तो उसकी परसेंटेज हो जाती है 33%। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाती है। sp3 इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें सिर्फ 25% s कैरेक्टर है, बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हेडिंग इज द बॉन्ड एंगल। It is defined as the angle between the orbitals containing bonding electron pair around the central atom in a molecule or the complex ion। एक सेंट्रल एटम में जो भी आपका कंपाउंड है उसके चारों तरफ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, जैसे आपको यहाँ पे वाटर में दिख रहा होगा, ऑक्सीजन के दोनों साइड एच से बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोलते हैं, इन ऑर्बिटल्स के बीच में जितना एंगल है दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एंगल। बिकॉज इट इज़ ए एंगल देयरफॉर इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द डिग्री विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं हमारे पास, उनके थ्रू उन्हीं की मेथड से करते हैं। ये मेथड आपके सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ बॉन्ड एंगल को समझना है आपने। फॉर एग्जांपल HOH बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड एंगल इन द वाटर इज़ 104.5 डिग्री। बॉन्ड वाटर की जो शेप होती है जनरली बच्चे लीनियर बनाते हैं, लीनियर नहीं, ये बेंट शेप होती है। बेंट शेप आगे एक थ्योरी आप पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपने आज समझना है कि H2O की जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री होता है और उसमें बेंट शेप होती है। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल्स। नंबर 1 ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे ज्योमेट्री की बात करें, बॉन्ड एंगल इज अफेक्टेड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री से मतलब है शेप से। शेप कंपाउंड की जैसी होती है उस हिसाब से बॉन्ड एंगल हमारा चेंज हो जाता है। जैसे बॉन्ड एंगल आपका हो गया, सबसे पहले केस में टेट्राहेड्रल वाली बात करते हैं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल आपका 109.5 डिग्री रहेगा, कंपाउंड चाहे कोई भी है। फॉर एग्जांपल CH4 आपने पढ़ाई होगा लोअर क्लासेस में, CH4 मीथेन होता है, मीथेन की टेट्राहेड्रल शेप होती है, बॉन्ड एंगल उसका 109.5 डिग्री होता है। इसी तरह से यदि कंपाउंड की शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है तो बॉन्ड एंगल होता है उसका 120 डिग्री, फॉर एग्जांपल BF3। यदि आपका शेप लीनियर होती है किसी मॉलिक्यूल की तो 180 बॉन्ड एंगल होता है और BeCl2 उसका एग्जांपल होता है। अब जैसे नीचे मैंने इसको ड्रॉ भी किया, E मीन्स एलिमेंट है और चारों तरफ X जो रिप्रेजेंट कर दिया वो सराउंडिंग एटम है। जैसे CH4 में कार्बन सेंटर में आ जाएगा, चारों तरफ H आ जाएगा। इसी तरह से BF3 वाले एग्जांपल को ले सकते हैं, E मीन्स एलिमेंट है, उसके चारों तरफ आपने 3 फ्लोरीन एटम लगाने हैं या कोई अदर एटम भी हो सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। ऐसे ही E मीन्स सेंट्रल एलिमेंट, जैसे बेरिलियम हो गया, दोनों तरफ क्लोरीन लगा सकते हैं आप। इस तरह के कंपाउंड की शेप लीनियर होती है। क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो जैसे जैसे आप देखो शेप चेंज हो रही है, ज्योमेट्री चेंज हो रही है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी चेंज हो रहा है। Therefore, geometry of the molecules are discussed in the Vesper theory later in this chapter। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि वेस्पर थ्योरी अभी हमने नहीं पढ़ी है, इसलिए थोड़ा एंगल वेंगल समझने पड़ रहे हैं, याद करने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे वेस्पर थ्योरी भी हो जाएगी और ये शेप्स वगैरह आपको क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि सेंट्रल एटम पे होते हैं तो वो भी बॉन्ड एंगल को चेंज कर देते हैं। कैसे, वो समझिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम यदि वो रहेगा तो वो रिपल्शन करते हैं बिटवीन द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से एंगल थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम लेसर इज द बॉन्ड एंगल। ये बात याद रखनी है आपको, जब भी सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होंगे, जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम हो जाता है उस हिसाब से। जैसे अब एग्जाम्पल हो गया आपका CH4 में बॉन्ड एंगल हो गया 109.5 डिग्री, अमोनिया में हो गया 107 डिग्री और H2O में हो गया 104.5 डिग्री। तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस है लोन पेयर्स का। CH4 में शेप की बात करें तो आपके सामने टेट्राहेड्रल शेप बनी हुई है, कोई भी लोन पेयर वहाँ पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर 109.5 डिग्री है, सबसे ज़्यादा एंगल है। NH3 जो है उसमें एक लोन पेयर है और वहाँ पर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो वहाँ रिपल्शन भी होगा लोन पेयर बॉन्ड पे, इसलिए एंगल कम हो गया। आगे चलिए वाटर में देखिए, दो लोन पेयर्स आ गए, जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स में उतना ही कम एंगल हो जाएगा, इसलिए वाटर में तीनों केसेस में एंगल सबसे कम है 104.5 डिग्री। थर्ड पॉइंट, electronegativity of the central atom. Bond angle directly proportional to the electronegativity of the central atom. If central atom is more electronegative, then bonded pair of electron shifts towards the central atom. जो bonded electron pair है वो central atom की तरफ shift हो जाता है and repulsion between the bonded electron pair of the two covalent bond increases. भाई इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास आ जाएंगे तो क्या करेंगे, दे विल रिपेल ईच अदर, और रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल आपका इंक्रीज हो जाता है। एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे NH3 है उसमें एक लोन पेयर है, फॉस्फीन है PH3 उसमें भी एक लोन पेयर है, लेकिन शेप भी बात करें तो दोनों की सेम है, पिरामिडल बोलते हैं इस तरह की शेप को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जो भी एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास आ जाएंगे तो रिपेल करेंगे। फॉस्फोरस उतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नाइट्रोजन है, तो इसलिए फॉस्फीन PH3 के केस में बॉन्ड एंगल आपका कम हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉन्ड एंथैल्पी। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। एक पर्टिकुलर टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक करने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन द टू एटम्स इन द गैसेस स्टेट। इट्स यूनिट इज किलोजूल्स पर मोल। यूनिट कैसे होती है इसकी? किलोजूल पर मोल में होती है। अब जैसे सिंपल सी बात समझ लीजिए, एक कोवेलेंट बॉन्ड है पर्टिकुलर टाइप से, मतलब सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई सा भी हो, उस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ रही है वो कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक,
फॉर एग्जांपल मैं H2 की बात करूं तो उसमें सिंगल बॉन्ड है, मैंने 2 एटम्स के बीच में शो भी कर दिया आपको, उसको आपने ब्रेक कर देना है, गैसेस एटम में छोड़ देना है ब्रेक करके, उसको रिकम्बाइन वगैरह नहीं कराना। तो एटम्स को ब्रेक करने में, जितना बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, एटम्स को सेपरेट करने में जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसे बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी जैसे हाइड्रोजन के केस में है 435.8 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरह से ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड को पूरा ब्रेक करना है, एटम्स को सेपरेट कर देना है, जितनी एनर्जी देनी पड़ी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। इस केस में 498 है। इसी तरह से नाइट्रोजन वाले केस में बात करें तो 946 है। ये डाटा आपको याद नहीं करना, ये डाटा सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए होता है, ठीक है। In case of the polyatomic molecules, the measurement of the bond strength is more complicated. अभी तो ये 2 ही एटम्स थे, polyatomic का मतलब होता है more than 2 एटम्स, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे वाटर की बात करें, in case of water molecule, the enthalpy needed to break the 2 OH bond is not same. 2 OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी आपको देनी पड़ रही है दैट इज़ नॉट सेम। HOH जैसे मैंने शो कर दिया आपके सामने, यदि आप इसको ब्रेक करते हैं लेफ्ट साइड वाले बॉन्ड को तो H एटम बना, OH बना। इसमें सपोज मुझे एंथैल्पी देनी पड़ी 502 किलो जूल्स पर मोल। इसी तरह से OH वाले केस में करना पड़ रहा है, दूसरे केस में तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ तो आप देखिए 427 किलो जूल पर मोल है। मुझे जो बॉन्ड तोड़ना पड़ा 2 बार, दोनों की एंथैल्पी अलग है। एक्चुअली क्या होता है, आफ्टर ब्रेकिंग वन बॉन्ड of a particular type, for example single bond, then the electronic environment disturb, और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट के डिस्टर्ब होने से ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्सेज, रिपल्शन फोर्सेज कैन इंक्रीज और डिक्रीज। देन वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ दीज 2 वैल्यूज। सपोज मुझसे पूछता है कोई, सर व्हाट इज़ द OH बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH, तो मुझे इन दोनों का एवरेज बताना पड़ेगा। Then we have to use the average bond enthalpy. Average bond enthalpy is equal to 502 plus 427 upon 2, 464.5 किलो जूल्स पर मोल। नोट मैंने लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जब भी मैं कहूँगा बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होती है तो आप समझ लीजिए बॉन्ड उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है अब आपका फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे ओरो के लिए फैक्टर्स था, ऐसे बॉन्ड एंथैल्पी के लिए भी है। जैसे नंबर 1 है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम है। बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम पे। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एंथैल्पी फिर कम हो जाएगी। इसलिए साइज आप कह सकते हो बॉन्डेड एटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, अभी आपको हमने बताया था पीछे HI के केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा थी, HBr में कम है, HCl में और कम है, HF में सबसे कम है। लेकिन जो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर होगा वो रिवर्स ऑर्डर होगा। जितना बड़ा बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए उतनी कम एनर्जी देनी पड़ती है। अभी हमने बताया आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, HI लेस देन HBr लेस देन HCl लेस देन HF। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड भी होता है, यानी कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड एंथैल्पी आपको ध्यान हो पीछे बताया था, मल्टीप्लिसिटी होती है ऑफ द बॉन्ड के, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको एंथैल्पी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ होती है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन की ज़्यादा थी, उससे कम है C डबल बॉन्ड C की, और उससे भी कम है C ट्रिपल बॉन्ड C की। लेकिन यदि हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो उल्टा है, C ट्रिपल बॉन्ड C में ज़्यादा है, C डबल बॉन्ड C में कम, C सिंगल बॉन्ड C में सबसे कम। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में 3 रस्सी बंधी हुई है, उसको ब्रेक करने के लिए मुझे 3 बार एनर्जी देनी पड़ रही है। डबल बॉन्ड में 2 रस्सी हैं, उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ रही है। सिंगल बॉन्ड में सिंगल रस्सी है या सिंगल बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए मुझे सबसे लीस्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी इस तरह से चेंज होती है। नेक्स्ट हेडिंग इज द, इसी का सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्डेड एटम्स के बीच में जितनी ज़्यादा डिफरेंस होता है उनके बीच का बॉन्ड उतना ही ज़्यादा पोलर हो जाता है। पोलर होगा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, इसलिए एंथैल्पी बॉन्ड की कम हो जाएगी, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आपका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द बॉन्ड ऑर्डर। इट इज़ गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के बीच में जो भी 2 एटम्स हैं उनके बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड हैं उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे बॉन्ड ऑर्डर में H2 की बात करूं तो H2 में आपके 2 ही एटम्स हैं, इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। O2 में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2, N2 में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी 3।
सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसमें भी 3 बॉन्ड होते हैं, तो उसमें भी आप कह सकते हो बॉन्ड ऑर्डर इज 3. वन मोर इंपॉर्टेंट नोट इज देयर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीशीज होते हैं उसमें बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है. जैसे F2 हो गया, O2 2 नेगेटिव हो गया, इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन से होते हैं? वो होते हैं जिसमें बॉन्ड आपके आइसो मीन्स सेम. जब भी आइसो में वर्ड बोलूँगा तो समझ जाना सेम. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब N2 की बात करें, CO की बात करें, NO पॉजिटिव की बात करें, सब में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा. आपको N2 का पता है, बाकी 2 का नहीं पता, बस आप ये चेक करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं. इफ़ दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देन द बॉन्ड ऑर्डर विल बी सेम. N2 में ट्रिपल है तो 3 हो गया. कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बॉन्ड है तो भी 3 हो गया. NO में भी इस तरह से 3 होता है. आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं. N2 में 14 है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 6 + 8 ये भी 14 हो गए. नाइट्रोजन ऑक्साइड में NO 7 + 8 15, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया +1 की वजह से, तो ये कम हो गया, आपका बचा 14. सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इनका बॉन्ड ऑर्डर सबका सेम होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी स्मॉल टॉपिक इज दिस फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है. फॉर्मल चार्ज क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब इसमें जैसे सपोज ओजोन की बात करते हैं. ओजोन का स्ट्रक्चर आपके सामने है. मैंने एटम्स की नंबरिंग कर दी 1 2 3. सेंट्रल एटम इज़ 1, लेफ्ट एटम इज़ 2, राइट एटम इज़ 3. तो अब इनको मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर रहा हूँ. द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम मार्क्ड एज 1, उस पर फाइंड करना है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में सबसे पहले 6 होते हैं, माइनस आपके जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपको दिख रहे होंगे जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड. शेयर्ड कैसे काउंट करना है? जितने शेयर कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं उसका डबल. 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल एटम, तो उसका ट्रिपल डबल कर दो. 3 बॉन्ड है, इंटू 2 करेंगे 6 हो जाएगा. सॉल्व कर देना, आपका आ जाएगा +1. इसी तरह से ऑक्सीजन नंबर 2 पे फाइंड करते हैं. तो 6 तो आपके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए उसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 4 ही हो गए उसके शेयर्ड, क्योंकि उसने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है. डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये 0 आ जाएगा. इसी तरह से राइट वाले की बात करते हैं. ऑक्सीजन नंबर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए. 6 उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नॉन बॉन्डेड हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके बॉन्डेड है. क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है इसलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6, तो आपका बचेगा -1. तो आप ओजोन मॉलिक्यूल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैंने बाद में किया है. ओ में पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, और ओ में सिंगल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज. अब इसी तरह के 2 और एग्जांपल्स हैं आपके सामने. राइट द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम्स इन द कार्बोनेट आयन एंड द नाइट्रेट आयन. एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद कीजिएगा. कार्बोनेट का सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मल चार्ज देखते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है कार्बन के केस में. नॉन बॉन्डेड कुछ नहीं है, 0 है, और हाफ ऑफ बॉन्डेड 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इसके हिसाब से सॉल्व करके 2 4 8 हो गया, 4 - 4 0 हो गया. कोई फॉर्मल चार्ज कार्बन पे नहीं है. फॉर्मल चार्ज ऑन द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, जो डबल बॉन्ड करके ऊपर ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, इस पे फाइंड कर रहे हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डेड दोनों तरफ से 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हो गए. हाफ ऑफ शेयर्ड में यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसको डबल बॉन्ड का डबल कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इसको सॉल्व करके आएगा 0. यानी कि कार्बन पे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले पे कोई चार्ज नहीं आएगा. लेफ्ट और राइट पे ये जो ओवरऑल -2 दिख भी रहा है ना आपको, ये लेफ्ट और राइट वाले ऑक्सीजन एटम पे ही चार्ज है. कैसे फाइंड करेंगे वो समझिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डेड 6 क्योंकि 6 ने बचे हुए हैं, और हाफ ऑफ 2 मतलब ये एक बॉन्ड बनाया हुआ था, उसका से आपका 2 हो जाएगा. सॉल्व कर देंगे, -1 आ जाएगा. दोनों ऑक्सीजन एटम पे सेम चार्ज आएगा, दैट इज़ -1 -1. NO2 वाला आप अपने आप ट्राई कीजिएगा. अब मैंने कुछ आयंस के आपके सामने कुछ प्रैक्टिस के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स और बना दिए. जैसे नाइट्रेट आयन का होता है. नाइट्रेट आयन में आप देखिए राइट साइड वाला समझ लीजिए आराम से. नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, तो इससे नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये बॉटम से पूरा करवा रहा है. राइट वाले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं था, इसलिए मैंने उसको क्रॉस से दिखा दिया. इट मीन्स ये कहीं से बाहर से बोरो किया हुआ है, और इस पर चार्ज आ गया -1. इसी तरह से सल्फेट है, SO3 है, HCl4 और HNO2. इनको आप खुद ट्राई कीजिएगा.
ये आपके बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप चाहिए तो इसी में से नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। बहुत अच्छे से आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे। और अच्छी तरह समझिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी फर्दर मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं अपडेट सारे मिलते रहें। ओके, थैंक यू।